10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 41। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने बड़े बड़े लगते हैं नहीं, और होते सब 5-5 मिनट में। श्री बाला एम्प्लॉयड इन एबीसी कंपनी लिमिटेड एज फाइनेंस मैनेजर। अच्छा, एसएससी है बाला। प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16। हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। Medical facility given to his family in a hospital maintained by the company. The estimated value of benefit because of such facility is rupees 40,000. फैमिली को दिया गया, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी कैन बी गिवन टू द फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय, पहली चीज। दूसरी चीज, दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन इट्स ओन्ड हॉस्पिटल। लिखा है मेंटेन्ड बाय द कंपनी, हॉस्पिटल इज मेंटेन्ड बाय द। और जब ओन्ड हॉस्पिटल में फैसिलिटी दी जाती है तो जितना खर्च किया जाता है वो सारा का सारा परक्विजिट आ जाता है, टैक्सेबल। दैट नॉट टैक्सेबल होता है, निल होता है, माफ होता है। मेडिकल फैसिलिटी निल। डोमेस्टिक सर्वेंट वॉज अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे? केवल निल लिख करके आ जाएंगे? लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे? नोट नंबर 1। और उस नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन इट्स हॉस्पिटल इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ये वर्ड जरूर लिखेंगे। हर चीज़ के पीछे कमेंट देंगे, ये नहीं डायरेक्ट आंसर नोट कर दिया। टीचर को क्या मालूम कि आपने क्या समझा, ठीक है ना। डोमेस्टिक सर्वेंट वॉज प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंस ऑफ बाला। अच्छा, सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज 1500 पर मंथ एंड द सर्वेंट वॉज इंगेज्ड बाय हिम एंड द सैलरी इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। बहुत बढ़िया। इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। एक काम करे, फिलहाल इसको काट दे। जो मैंने वर्ड लिखा है इन केस द कंपनी हैज़ एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, हमें नहीं लगता हमको कुछ आपको बताने की ज़रूरत है। मैंने वो लाइन 2 पार्ट में बांट दी थी, एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय है एंड रीइंबर्समेंट है या फैसिलिटी दी जाती है सर्वेंट की, सैलरी वगैरह कंपनी देती है, देन इट इज़ वेरी मच टैक्सेबल इन ऑल द केसेस बिकॉज दिस इज द ऑब्लिगेशन विच इज ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस। हाँ या ना? While in the case of if the domestic servant is employed by the employer, then in that case it is very much taxable only in the case of specified employee। तो हमें तो यहाँ पर कुछ ज़रूरत है नहीं, हम लोग बहुत देख चुके हो। तो आप लोग इन केस द कंपनी हैज़ एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट वर्ड काट ही दे तो ज़्यादा बेटर है। हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, डोमेस्टिक सर्वेंट। देखो ना, 1500 रुपये का था एंड द सर्वेंट वॉज इंगेज बाय हिम एंड द सैलरी इज रीइंबर्स्ड, तो पूरा का पूरा फैसिलिटी आ जाएगा 1500 फॉर 12 मंथ्स, 18,000। बोलो ना, इन ऑल द केसेस। फ्री एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू हिज 2 चिल्ड्रेन आरती एंड अशोक। अच्छा, 2 बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी है। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, 1-2 छोटे छोटे सिली पॉइंट्स जो जाकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न देते हैं, या तो किताब में या तो पढ़ते समय।
हो सकता है इसी में सीखने को मिल जाए। फ्री एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू हिज 2 चिल्ड्रन आरती एंड अशोक इन अ स्कूल मेंटेन एंड ओन्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी का अपना कॉलेज है तो हमें ये देखना पड़ता है उसी लोकेलिटी में जो दूसरा कॉलेज है वो कितनी फीस चार्ज करता है। अच्छा, the cost of such education for आरती is computed at ₹900 per month, while in case of अशोक it is 1200 per month। 900 रुपये आरती और 1200 रुपये अशोक का। No amount was recovered by the company for such education facility from Bala। School is maintained by the company। आरती के लिए 900 रुपये पर मंथ और अशोक के लिए 1200 रुपये पर मंथ। नील। नोट 2 लिख लोगे, नॉट इन एक्सेस ऑफ 1000, पक्का ना। और दूसरा है अशोक का, क्या करें, 1200 रुपये है तो 1200 पर टैक्स लगाएंगे या 200 पर। मैं बता दूं कि बोलने दें, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। 200 पर आप लगाना चाहते हैं या 1200 पर लगाना चाहते हैं। आप कहोगे सर ये कौन सी बात होती है, आप दो में से कोई एक बताइए ना, आंसर में तो ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। और वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग ओवर हियर द टैक्स इम्पैक्ट ऑन द एसएससी। तो बट ऑब्वियस है हम टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे। जब हम लोग एक्ट पढ़ते हैं तो उस पर कुछ मीनिंग दूसरा निकलता है, लेकिन सीबीडीटी सर्कुलर या गाइडेंस या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर हम उस समय इंटेंशन देखते हैं, व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द एक्ट। इंटेंशन जरूरी नहीं कि ये था एक्ट का कि 1000, कहा तो ये गया है कि इफ द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट इन एक्सेस ऑफ ₹1000 दैट इज नॉट टैक्सेबल। बस इतना लिख दिया गया। अरे ये तो बताओ कि अगर 1000 से ज़्यादा हो तो पूरे पर लगेगा या एक्सेस अमाउंट पर लगेगा। यहाँ पर एक्ट साइलेंट रहा तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ तो आप 1200 पर पूरा लगा दो, यहाँ तो केवल 200 पर। बेटर ये है 200 पर, हम इसी पर ही चलेंगे हमेशा। मैंने तुम लोग को गिफ्ट वाउचर के केस में भी बताया था, देयर वॉज नॉट अ क्लैरिटी नहीं है। फिर से वहाँ पर सीबीडीटी सर्कुलर आया कि भाई 5000 तक माफ होगा, उसके ऊपर का टैक्सेबल होगा। लेकिन फिर एक्ट कहता है कि अप टू ₹5000 इट इज़ नॉट टैक्सेबल। वही चीज़ आ गई कि 5000 तक माफ है, लेकिन ये तो बताओ कि 5000 के ऊपर का क्या होगा। ठीक है ना। तो गिफ्ट के केस में, एजुकेशन फैसिलिटी के केस में ये ध्यान देंगे आप लोग। हम 200 पर ही टैक्स लगाएंगे। 1200 माइनस 1000 इंटू 12 महीने का 2400। अब क्लियर है, पक्की बात है ना। चलो ऐसे लिखने से हमेशा दिमाग में रहेगा कि 1000 तक माफ करना है। आगे चलें। द एम्प्लॉय हैज प्रोवाइडेड मूवेबल एसेट्स सच एज टेलीविजन, refrigerator and air conditioner at the residence of Bala. The actual cost of such asset provided to the employee is ₹1,10,000. Uses of movable assets. $1,10,000 का 10% ना, 10% ले लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट का 10%। दैट्स इट। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। चलो आगे। A gift voucher worth ₹10,000 was given on the occasion of the marriage anniversary. It is given by the company to all employees above certain grade. ठीक है, कुछ employees के लिए होता है, लिखा है to all employees above certain grade। all employee लिखने के बाद फिर certain, हमें इससे क्या लेना देना, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। अगर गिफ्ट वाउचर है 5000 के ऊपर है टैक्सेबल होगा। कितना है गिफ्ट वाउचर, आप चाहते पूरा 10,000 कर देते। दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हम लोग टैक्स प्लानिंग करेंगे, कम पर अमाउंट पर टैक्स लगाएंगे। चले। टेलीफोन फैसिलिटी पेड बाय द कंपनी, नील। अलावेंसेस होता तो पूरा टैक्सेबल होता, लेकिन टेलीफोन फैसिलिटी है। दिस इज योर आंसर। नोट कर लें, थोड़ी स्पीड लाएंगे।
चले क्वेश्चन नंबर 42। AB Company Limited allotted 1000 equity shares Sri Chand in June 2014. The shares were allotted at rupees 200 per share. अच्छा, मांगा गया है 200 रुपये और जबकि उसकी उस समय मार्केट वैल्यू है 300 रुपये। और मैंने तुम लोग को कहा था कि परक्विजिट की डेफिनेशन में सबसे लास्ट पॉइंट यही बताया था, अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, हाँ है ना, और द अलॉटमेंट ऑफ शेयर अंडर द स्कीम ऑफ ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, टू द एम्प्लॉय इधर एट फ्री और एट कंसेशनल रेट। तो जब फ्री में दिया जाता तो जितनी भी टोटल वैल्यू होती उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर वो सारा का सारा टैक्सेबल परक्विजिट होता। अब 10,000 की चीज़ को अगर मैंने आपसे को 6,000 में दिया है तो मैंने आपको बेनिफिट कितने का दिया, 4,000, दैट्स इट। सिंपल सा हिसाब है। अब है तो इसमें ट्रीटमेंट बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन आपसे उम्मीद केवल इतनी ही की जाती है स्वेट इक्विटी शेयर्स के मामले में। तो कहा गया 1,000 शेयर्स थे और 200 रुपये रिकवर किया गया है, हाँ या ना, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी थी, 300। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट ESOS, तो फेयर मार्केट वैल्यू 1,000 शेयर्स 300 रुपये के हिसाब से 3 लाख माइनस अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 1,000 शेयर्स एज एट द रेट ऑफ 200, इट कम्स टू 2 lakh. The amount is taxable perquisites. बात समझ में आई? ये अब हमारे सामने एक नई समस्या क्रिएट हुई। व्हाट्स द परक्विजिट वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी अंडर द अलॉटमेंट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दो शेयर बाय श्रीचंद। अब श्रीचंद ने क्या किया, इन शेयर्स को बेचा। एक बात बताओ, मैं श्रीचंद हूं, मेरे ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ी, मैंने एम्प्लॉयर को कितना दिया था, 2 लाख रुपए, 200 मीन्स 2 लाख रुपए मैंने दिया, ये मेरे लिए कॉस्ट है। अगर मैं अब इनको बेचता हूं 5 लाख रुपए में, सपोज करो मैंने ये शेयर्स कितने में बेच दिए, 5 लाख में, और जब शेयर्स वगैरह बेचते हैं तो कैपिटल गेन अराइज होता है, सेल वैल्यू ऑफ शेयर्स सेल एज एट द रेट ऑफ 500 मान लेते हैं। तो हमने 5 लाख रुपए में सेल कर दिया, चलो ये तो अच्छी बात है, हम केवल समझाने के लिए दे रहे हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट। माइनस कॉस्ट, कितना माइनस करेंगे आप, कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो कितना, बिल्कुल सही है। अरे 2 लाख रुपए तो मैंने पे किया और 1 लाख रुपए पर टैक्स दे दिया, तो हो गई ना उसकी कॉस्ट 3 लाख। गवर्नमेंट को जो अमाउंट चाहिए था टैक्स का मिल गया ना। इसका मतलब अगर टैक्स चोरी की पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई ना। गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए पर टैक्स मिल गया, 2 लाख रुपए का तो हमें चूना लगा ही लगा। तो 2 लाख जो मेरी जेब से गया और 1 लाख रुपए पर गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना पड़ा। मेरी जेब से 3 लाख रुपए की बराबर की वैल्यू निकली। 2 लाख रुपए का एक्चुअल पेमेंट और 1 लाख रुपए जो बच गया था उस पर टैक्स, यानी टोटल मैंने 3 लाख रुपए की कॉस्ट दी। अब बात समझ में आई? 2 लाख प्लस 1 लाख, इतना लिखने से अच्छा है लिख लो FMV ऑफ ESOS। बात खत्म नहीं? आ गया। कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? ये केवल एक हिसाब किताब मैंने बता दिया, आगे चलकर इससे निपटेंगे हम लोग कैपिटल गेन में। नोट कर लें तुरंत, थोड़ी जल्दी करेंगे। ये ले बाबू,
हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। G Limited provides electricity to its employee. अच्छा, annual consumption as per the meter reading comes to 2250 units. Determine the value of perquisite in the following cases. Electricity meter is in the name of P. In the name of P. बोले अगर इलेक्ट्रिसिटी मीटर एम्प्लॉय के नाम से है तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस। ओहो, है ना। तो पॉइंट नंबर 1, इफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर इज इन द नेम ऑफ मिस्टर पी एम्प्लॉय, then value of then it is taxable in all types of employees. अच्छा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितनी होगी? 2250 यूनिट्स है ना, और कितना रेट है? 3 रुपये। 6700 आ गया आंसर। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी मीटर कंपनी के नाम से है और यूनिट्स 3 रुपये पर यूनिट है। इफ इलेक्ट्रिक मीटर इज इन द नेम ऑफ मिस्टर जी यानी एम्प्लॉयर, then taxable only in case of specified employees. Here it would be taxable if मिस्टर पी यानी एम्प्लॉय क्या हो? इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। पक्का ना? वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी? 6750। पक्का। लास्ट पॉइंट, जी लिमिटेड इज अ पावर जनरेटिंग कंपनी। अच्छा, जी के पास अपना रिसोर्स है, आउटसाइड एजेंसी से खरीद नहीं रही है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जी के लिए 90 पैसा, जबकि पब्लिक को देती है 2 रुपये में और एम्प्लॉय से चार्ज करती है 30 पैसा। अब कॉमन सेंस तुम लोग बताओ। हाँ, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू कॉस्ट टू कंपनी माइनस अमाउंट रिकवर्ड। बोलो ना। हाँ, चलो 2250 यूनिट्स हैं और 90 माइनस 30 पैसा, तो 60 पैसे के हिसाब से बताओ कितना आया? सॉरी 1350 आ गया आंसर। थोड़ी सी स्पीड ले आएंगे।
अब तो चैप्टर इजी लग रहा होगा मेरे हिसाब से, अब तो दिक्कत नहीं आ रही ना, बोलो। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। नहीं करेंगे, बोर्ड पर तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही जवाब बता देंगे। क्यों, पक्का ना, बता लोगे? देखें, 3 चिल्ड्रेन ऑफ जी, एक नहीं दो, पूरे 3 चिल्ड्रेन ऑफ जी एन एम्प्लॉय ऑफ एस लिमिटेड आर स्टडिंग इन ए स्कूल रन बाय एस लिमिटेड। ओके, रन बाय एस लिमिटेड अंडरलाइन कर लें, एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है, स्कूल फीस है, स्कूल फीस है। देखो, बच्चा नंबर ए, बच्चा नंबर बी और बच्चा नंबर सी, स्कूल फीस है कितनी 2,500, 2,500 और 2,500। हॉस्टल फीस है, हॉस्टल, अच्छा हॉस्टल होता है 2,000, बट द एम्प्लॉयर रिकवर्स, अच्छा रिकवरी करता है एम्प्लॉयर इसमें से 600 और इसमें से रिकवरी करता है 500 और 500। जबकि नियर बाई स्कूल में, उसी तरह के स्कूल में जो फी लगती है, स्कूल फी, वो कितनी लगती है 1,800 और हॉस्टल फीस लगती है 1,200। पहले तो ये बताओ कितने लोगों को लगता है वो जवाब सही दे देंगे? 1 2, मतलब हैं कुछ हैं वीर जिनको लगता है कि वो जवाब, लेकिन मैं बता दूं आपका जवाब होगा, पहले ही बोल दिया गलत। हाँ गलत, हाँ बता दो, बोलो कितना टैक्स लगाओगे? 600 लेस करोगे? 1,800 में से कितना लेस करोगे? और 1,200 में से, चलो कुछ तो अकल आई। तुम लोग को क्या लगा था, तुम लोग गलत जवाब दोगे? मुझे लगा था और तुम लोग बिल्कुल गलत। आकर मामला कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। सोचने का फेर है। अरे बदमाशों, मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि केवल स्कूल फीस की बात की जाती है, इसमें हॉस्टल कहाँ से आता है? ये तुम लोग हॉस्टल को यहाँ क्यों ट्रीट कर रहे हो? असल में बच्चा हिप्नोटाइज हो जाता है, इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से भी माइनस करेंगे। अरे इसकी बात नहीं की जाती, जब स्कूल की बात की जाती है तो स्कूल फीस की बात की जाती है, और स्कूल फीस के केस में ये तुम लोग सही थे, 1,800 में से 600 जाएगा। यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं गलती कर दिए। बेटा हॉस्टल का तो यही जाएगा। क्योंकि वहाँ जो डिडक्शन मिलती है रन बाय एम्प्लॉयर या मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, वहाँ केवल स्कूल फीस की बात होती है। स्कूल फीस चार्ज बाय नियर बाय कॉलेज, नॉट द हॉस्टल फीस। क्या अब समझ में आई बात? तो पहले तो दिमाग से निकालो कि नियर बाय स्कूल की हॉस्टल फीस का कोई मतलब है, वो केवल फंसाने के लिए दिया था और हम लोग फंस गए, है कि नहीं? तो अब आओ, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। स्कूल फीस नियर बाई कॉलेज, अगर अपना स्कूल है तो 2,500 पर मंथ माइनस रिकवर्ड, कितना रिकवर्ड कर रहा है 600, कितना हुआ इनटू कितने महीने का, 24,000 में से 22,800, बोलो पक्का? ये पर चाइल्ड है,
इंटू 3 चाइल्ड, कितना हो गया? 66, 68,400 अड़सा कर रहा है, ये हो गया आंसर। ये हो गया वैल्यू ऑफ परक्विजिट स्कूल फीस। अब हम बात करेंगे हॉस्टल फीस। हाँ, तो मैंने किसका ले लिया? अच्छा सॉरी, कितना है? सॉरी 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 सॉरी, कितना बार माफ़ी मंगवाओगे? हाँ, 43,400। अच्छा अच्छा, सॉरी, फिर से सॉरी। तुम लोग माफ़ी देते देते थक जाओ है? ये बच्चा बोल रहा है 1,000 रुपये माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ कर दो। ये कह रहा है 1,000 रुपये माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ कर दो। बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने तो दोनों ऑप्शन दिए थे आप लोगों को। 43,200, 1,000 रुपये के ऊपर का ही टैक्स लगता है। बोलो भाई, बोलो। आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था, जरा उसका कागज़ खोले। नहीं दिया था, नहीं नहीं दिया था। और अगर स्टडी मैट हो तो हमें भी दे दें, तो हम आपको बताएं। दे बाबू। कहाँ पे है? पेज नंबर 6। Free education to any member of employee family provided in an educational institution owned and maintained by the employer shall be determined with reference to reasonable cost of such education in a similar institution in a nearby locality. The value shall be nil if the cost of such education per child doesn't exceed 1,000 per month. और आगे ब्रैकेट में इसके लिख दें, इसके आगे ब्रैकेट में लिख दें मीन्स टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ ₹1,000। आज के बाद हम लोग यही काम करेंगे, ठीक है ना? टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 1,000। चलो, इन एनी अदर केस, अब जरा ढंग से सुन लेना पहले। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड द एम्प्लॉयर शैल बी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। ये याद रखना, अगर हम किसी आउटसाइड कॉलेज में ये फैसिलिटी देते तो वो 1,000 रुपये वाला रूल यहाँ नहीं लगता। 1,000 रुपये वाला रूल केवल वहीं लगेगा जहाँ पर वो एम्प्लॉयर का अपना स्कूल हो। नीचे वाले में नहीं लिखा है मैंने, पॉइंट नंबर 2 में नहीं लिखा है ये बात, मैंने किस में लिखी है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस चीज़ से तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, इसीलिए मैंने निकलवाया ताकि ये चीज़ उसने पूछी तो हमारे दिमाग में गया कि ये चीज़ क्लियर करवाएं पहले। अगर एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है तो ही 1,000 रुपये का एग्जेम्पशन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अगर स्कूल एम्प्लॉयर का अपना नहीं है तो 1,000 का बेनिफिट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने पॉइंट नंबर 1 के नीचे नोट में लिखा है, पॉइंट नंबर 2 के नीचे नोट में नहीं लिखा है। अगर कॉमन नोट लिखते तो सबसे नीचे लिखते, एनी अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डायरेक्टेड। ये ले। तो अब जरा देखें यहाँ पर स्कूल किसका है? एम्प्लॉयर का अपना है। तो हम लोग नॉट टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,000 पर मंथ 12 महीनों के लिए 3 बच्चों का कितना हुआ? 36,000। जमीन आसमान का देखो वैल्यू में अंतर आ गया। स्टडी मैट ने ये रूल फॉलो किया है, जबकि हम लोग ये करेंगे, और स्टडी मैट ने साफ साफ लिखा है अल्टरनेटिवली वी कैन यूज दिस वन। स्टडी मैट ने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हॉस्टल फीस की बात करते हैं। हॉस्टल फीस पर ये रूल नहीं लगेगा, नियर बाई कॉलेज वाला। हाँ बताएं कितना है? 2,000 परक्विजिट्स, 2,000 पर मंथ 12 महीने का और 3 बच्चों के लिए।
72,000 माइनस रिकवर्ड कितना है 500 पर मंथ 12 महीने के लिए, 3 बच्चों के लिए 18,000, तो 54,000 बचा टैक्सेबल अमाउंट। नोट कर ले और क्वेश्चन नंबर 45 देखें। बहुत हो गया नहीं, बस ख़त्म होने वाला है, 10-15 मिनट और चैप्टर एंड। इसमें एक पॉइंट और है क्या, देख लेते। द एम्प्लॉयर हैज़ ऑल्सो रीइंबर्स द स्कूल फीस ऑफ ₹1200 पर मंथ ऑफ हिज नेफ्यू। ये नहीं हटा सकते नीचे वाला, बात समझ में आई। सोचना भी पाप है। भतीजे की पढ़ाई पर अगर मेरा एम्प्लॉयर कुछ खर्च कर रहा है वो 100% टैक्सेबल है, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर माफ़ी मिलती है, भतीजों पर नहीं। क्लियर हुआ? हटा रहे बाबू, टाइम लगेगा, अभी हटाए। क्वेश्चन नंबर 45 है ना। मिस्टर जेड इज द मैनेजर ऑफ एफ लिमिटेड। हिज सन इज अ स्टूडेंट ऑफ अमेठी इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल फीस 4,000, द हॉस्टल फीस 3,000। स्कूल फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है? जाहिर सी बात है, अपना तो है नहीं अमेठी स्कूल। आर डायरेक्टली पेड बाय जेड लिमिटेड, ठीक है, बट इट रिकवर्ड फ्रॉम जेड ओनली 30%। एफ लिमिटेड होगा, पेड बाय एफ लिमिटेड, पेड बाय एफ लिमिटेड, नॉट जेड लिमिटेड। एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉय का नाम है जेड, लेकिन एम्प्लॉय 30% रिकवर कर, एम्प्लॉय से 30% रिकवर कर लिया जाता है, तो माइनस 30% ये रिकवरी हो जाएगी। F also joins an advanced course of marketing management for 4 months at IIM in Ahmedabad. Fee of the course is ₹2,50,000 paid by F Limited. बताएं। एजुकेशन फैसिलिटी, टू चिल्ड्रेन ऑफ जेड, स्कूल फीस 4,000 माइनस 30% ऑफ 4,000 पर मंथ है क्या, इंटू 12 कितना हो जाएगा? हॉस्टल फीस 3,000 माइनस 30% ऑफ 3,000, 12 महीने का। बोलो भाई। हाँ, पक्का ना? प्लस 2 एम्प्लॉयज कोर्स यानी एफ, कितना? नहीं, वो 2.5 लाख पूरा माफ। बताओ क्या करें, टफ था क्या? खत्म हो गया भाई।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अनिकेत ज्वाइंड अ कंपनी ऑन 1 जुलाई 2014। ओके, तो एसएससी कौन है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, तुम लोग फॉर्मेट पूरा बनाओगे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, हर चीज लिखोगे। 1 जुलाई को अपॉइंटमेंट हुआ है तो अप्रैल मई जून 3 महीना छोड़ दो, 9 महीने। बेसिक पे 35,000 पर मंथ, डीए 20,000 per month, bonus 20,000 per month. Perquisitive furnished accommodation owned by the employer and the provided free of cost, value of furniture therein, and the hire charges of furniture provided rupees 20,000 per annum. Motor car owned by the company less than 1.6 liter along with the chauffeur, chauffeur का मतलब होता है ड्राइवर, for official and personal use, expenses met by employer. अच्छी बात है, कंपनी की कार है, कंपनी का ड्राइवर है, खर्चा भी कंपनी का, तो ये हायर अमाउंट में आ जाएगी। 1800 और 24 में लेस देन गए तो 1800 रुपये में, सोचना ही नहीं है। स्वीपर सैलरी पेड बाय द कंपनी, ओके। वॉचमैन सैलरी पेड बाय द कंपनी, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी देख लेंगे। लोन ऑफ ₹5 लाख पेबल विद इन 7 years गिवन टू एम्प्लॉय एंड द टैक्स रेट इंटरेस्ट रेट इज 10%, चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय 2%, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर 50,000, इंटरेस्ट रेट इज 16.5%। कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, द इनिशियल फी ऑफ ₹1 लाख वॉज पेड बाय द कंपनी एंड, ठीक, सिंपल है भाई। ये देखो ना, बेसिक सैलरी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, फालतू की कहानी बोला हुआ है। 35,000 9 मंथ का, तीन 15, अच्छा। डीए 20,000 पर मंथ 9 महीने का। कितने तेज हो तुम लोग, तुरंत बता दिए। बताओ, 20-20 हज़ार को 9 बार जोड़ लिया तुम लोगों ने। बोनस, तुम लोग के इस तेजी की दाद खाद 9 महीने का कितना, 81। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, लास्ट में देखेंगे, क्यों, पहले बाकी चीजों को देख लिया जाए। फर्नीचर, ठीक है, उसी का हिस्सा है कार। कार है 1800 पर मंथ के हिसाब से, प्लस ड्राइवर का 900, कितने महीनों के लिए, हाँ 24,300, ठीक है ना। देख लो बच्चा साथ में नोट कर रहा है, मजा आ रहा होगा। करो करो, आगे नोट करो कोई दिक्कत नहीं। स्वीपर सैलरी 1500 रुपये और 200 चार्ज कर लिया जा रहा है, तो 9 महीने का 15,600। वॉचमैन तेज आदमी हो तुम लोग, इसमें कोई तो है नहीं। जब जब भरोसा किया है तुम लोगों ने, तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी है। 1200 9 महीने का, कितने तेज हो। एजुकेशनल फैसिलिटी, दो बच्चों के लिए है, एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है, तो जाहिर सी बात है 1,000 वाला छूट मिलेगा। अच्छा, 1,600 रुपये और 900 रुपये, 1,600 रुपये माइनस कर दो 1,000, 9 महीने का, तो चाइल्ड नंबर 1 और चाइल्ड नंबर 2, 900 माइनस 1,000, 9 महीने का, तो ये हो जाएगा नहीं। बताओ कितना आया,
क्लियर है? ये नहीं कि दोनों को जोड़ करके सीधे 2000 घटा दे, ऐसी गलती ना करना, बताया था ना। चलो, इंटरेस्ट कंसेशनल लोन, ₹5 लाख का है और 2% चार्ज किया है, 10% होना चाहिए, यानी 8% के हिसाब से सालाना। सितंबर में दिया गया है और कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने का। बोलो, ऑड अमाउंट आएगा, एवन नहीं आएगा, ऑड दिखेगा। हाँ, 23,333। इंटरेस्ट फ्री लोन, कंप्यूटर लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया गया, तो ये चार्ज तो करेंगे। 50,000 का है, 16.5 के हिसाब से 2 महीने का। बताओ, जनवरी, फरवरी और मार्च। $1350। अच्छा, कॉर्पोरेट मेंबरशिप नील होता है ना, मैंने बताया था कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ क्लब इज नील फैसिलिटी। सारी चीजें हो गई रेंट फ्री अकोमोडेशन को छोड़कर। ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 नील, ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ना एंटरटेनमेंट अलावेंसेज, ना तो प्रोफेशनल टैक्स की कोई हिसाब किताब है। बचा क्या? रेंट फ्री अकोमोडेशन, उतना कर दें, हमारा आंसर आ गया। बोलो, लिखा है फर्निश अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। Note number 1, assume population of the city is more than 25 lakhs। पहला एजम्पशन ये मानना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक ले लो। हम लोगों ने सीधे 15% वाला ले लिया। डीए के बारे में कुछ नहीं बोला है। नोट यानी एजम्पशन नंबर 2, एज्यूम। अब चूंकि परसेंटेज में दिया था या अमाउंट दिया था, अब हमारा तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसको नॉट मानो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन चलो ठीक है, छोड़ो, कभी कभी उल्टा भी काम करना चाहिए। डीए इज इन टर्म्स ऑफ, जब मानना ही है तो कुछ ऐसा मानो ताकि हमेशा दिमाग में रहो कि ऐसा भी माना जा सकता है। लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक, कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब 25 लाख रुपए से अधिक का है पॉपुलेशन, हाँ, तो बताओ कितना रेट आएगा? 15%। 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब यहां पर होगा बेसिक प्लस डीए। डीए कब आता है? याद होगा। और बोलो ना, ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स। पक्की बात है। बेसिक कितना है? डीए कितना है? और अदर मॉनिटरी बेनिफिट्स बोनस है, और कुछ देख लेते हैं। कुछ भी नहीं। 15% ऑफ 6,75,000 कितना आ गया? 1,01,000 प्लस। ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का था, उसको फर्नीचर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन को जरा ढंग से देखो तो उसमें मिलेगा 3,60,000 रुपए की वैल्यू का फर्नीचर और हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड ₹20,000। दोनों चीज़ें उसको दी जा रही हैं, दिख रहा है।
दिख रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर देयर इन, हाँ या ना, जो उस घर के अंदर था वो 360 का। हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड 20,000। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, यहाँ तो हम पहला ऑप्शन ही माने कि 3,60,000 रुपये की फर्नीचर हमने उधार लेकर, मतलब किराए पर लेकर के आपको दिया और उसका किराया 20,000 है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 3,60,000 का पहले से ही अंदर रखा हुआ है, 20,000 रुपये का किराए पर लेकर के दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन। क्या लेना चाहते हो? तीसरा ऑप्शन ये है 3,60,000 की वैल्यू का फर्नीचर आपको दिया हुआ है और किराया तो हमको केवल ऐसे ही फंसाने के लिए दे रखा है। क्या करें? किराया कहीं ये नहीं लिखा है एस्टिमेटेड है, एक्चुअल लिखा हुआ है, तो हम ये नहीं मान सकते कि फंसाने के लिए दिया हुआ है। तो 20,000 रुपये तो यूज़ होगा ही होगा। जब तुम लोग अपनी स्टडी मटेरियल वगैरह देखोगे, ये क्वेश्चन मिलेगा तो उन लोगों ने 20,000 को नकार दिया है। क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। 3,60,000 रुपये का 10%, 36,000 और हायर चार्जेस 20,000, टोटल वैल्यू मिलाकर आ जाएगी 1,57,250। 1,57 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। क्लियर है? चलो टोटल कर सकते हो। सर एक बात बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और मान लीजिए टीचर जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उन्होंने कहा कि 20,000 कहाँ से लिख दिया, नंबर कट जाएगा क्या? आप नोट डाल देना। अगर क्लैरिटी आपको किसी चीज़ में नहीं है, ड्यूअलिटी नज़र आ रही है, देन यू कैन पुट अ नोट। हाँ बोलिए, टोटल बताएं। बोलो भाई। ये दिस इज योर आंसर। थोड़ी सी स्पीड ले आएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। पेज नंबर 1 देना होगा। है हटाए? अच्छा नहीं, आपकी कॉपी नोट कर लिया है, घर पे करेंगे। तो ये जो 10 मिनट बैठेंगे उसमें आप क्या करेंगे? गाना है ना, ताकते रहते तो तुम सांझ सवेरे। उधर कॉपी उठाओ, कुछ लिखो। हटाएं? थोड़ा स्पीड लगाओ, वो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है।
मैंने एक क्वेश्चन छोड़वाया था आपको, मैंने कहा था मैं इसको बताऊंगा। कौन सा था? 1 2 3 4 5 6 में कोई एक था। शुरू के 5-6 क्वेश्चंस में एक था। नहीं हुआ था, ऐसे ना बोले। ट्वेंटी वन बिल्कुल सही है, 21 रह गया था। तुम लोग भूल जाओगे, हमें याद रहेगा ना। मिस्टर कबीर इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर मंथ। कितनी सैलरी मिल रही है? वो भी 1 अप्रैल 2013 से। प्रमोटेड हो गया। देखो ना कितनी अजीब बात है। वो बैक डेट से प्रमोटेड हुआ है और 31 दिसंबर 2012 से लेकर अब तक जो प्रमोशन का उसका रुपया था, उसको 75,000 रुपये मिल गया एरियर ऑफ सैलरी। कब मिला है? 14-15 में। बोनस है 15,000 14-15 का, लेकिन ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। हाँ, क्या है ये? अच्छा, और बोनस है 12,000 रुपये का 13-14 का, और वो रिसीट है इन 14-15। सैलरी, एडवांस सैलरी 2 महीने की, तो 12,000 इंटू 2 मंथ्स यानी 24,000। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें मुझे एक चीज क्लियर करनी थी, बस इसीलिए छोड़ दिया था कि इतने क्वेश्चंस आए, लेकिन देखो ना इस तरह का पॉइंट कहीं नहीं मिला। पर्पस भी यही था कि इसको लास्ट में जाते जाते बताएंगे, ताकि समझ में आए कि हम लोगों ने करना क्या था और कितने गलत फहमी में जी रहे थे एक दो चीज़ों को लेकर के। देखा जाए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, बेसिक, ड्यू और रिसीट, ड्यू और रिसीट, जो दोनों में से पहले, ये तो जानते हो कितना है। 12,000 पर मंथ के हिसाब से 1,44,000 हो जाएगा। क्लियर? बोनस छोड़ देते हैं, एडवांस सैलरी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। रिसीट पहले हो गया तो उसी बेसिस पर टैक्स लग जाएगा। 2 महीने का कितना होता है? अच्छा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एरियर ऑफ सैलरी, तुम लोगों ने जब सेक्शन 15 देखा था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, तो ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विचेवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). तो फिलहाल सर 89(1) है क्या? छोड़ देते हैं उसको, अभी तो हम लोग सेक्शन 89, 80 पहुंचे, 88 पहुंचे, फिर 89 देखा जाएगा। फिलहाल हम यहाँ प्लेन इसको टैक्स लगा देते हैं रिसीट बेसिस पर, ऑन रिसीट बेसिस। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आई। जानते हो प्रॉब्लम कहाँ है? अब तुम लोगों में से हमें कोई बच्चा बता दे कि आउटस्टैंडिंग है 14-15 का, रिसीट है 13-14 का, क्या करें?
आउटस्टैंडिंग पर टैक्स लगेगा या नहीं, और रिसीट पर लगेगा या नहीं, हाँ या ना? तुम बोलो, तुम कुछ उल्टा बोल रहे थे। सही है वो। एक बच्चा ये बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग पे नहीं लगेगा, रिसीट वाले पर लगेगा। आई ना प्रॉब्लम? हाँ बताओ अंचल, तुम क्या बोल रही हो? नहीं लगेगा, आउटस्टैंडिंग पे नहीं लगेगा। अच्छा, लग जाए, ऐसा तो मैंने कहीं कुछ बताया ही नहीं था। अब मैं नोट लिखने जा रहा हूँ, ठीक। 14-15, इफ नॉट टैक्स्ड if taxed on accrual basis, then not taxable on receipt basis। बोलो ना, पक्का? अब तुम लोग पास दोनों ऑप्शन है। फिर कहोगे सर कौन सा ऑप्शन? ये मान लो क्वेश्चन में लिख दो कि रिसीट जब आउटस्टैंडिंग था तो उस समय टैक्स लग चुका था, अब हम दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे, अब मत लगाओ। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बेसिस पर अगर ये टैक्स लग चुका है तो अब जो आउटस्टैंडिंग है उस पर टैक्स लगा दो। बोलो, अगर ये मानते हो तो। नहीं मानते हो तो मैंने लिख दिया, अगर एक्रूअल बेसिस पर टैक्स लगाते हो तो रिसीट बेसिस पर टैक्स मत लगाओ। लेकिन मैंने ये मान लिया है कि हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग बेसिस पर टैक्स नहीं लगाना बल्कि रिसीट बेसिस पर लगाना है। तो सर दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दें, हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा घर पे समझना, ठीक है ना? अच्छा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, 1,44,000, 24,000, 75,000, 14-15 का 15,000 आउटस्टैंडिंग बेसिस पर। जब आउटस्टैंडिंग बेसिस पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग बेसिस पर लग चुका होगा। तो आज अगर इस पर लग जा रहा है तो आगे जब ये हाथ में मिलेगा तो उस समय टैक्स नहीं लगेगा। अगर तुमने ये मान लिया है कि रिसीट बेसिस पर टैक्स लग रहा है तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बेसिस पर नहीं लगा होगा। दो में से कोई एक ऑप्शन लेकर चल रहा, और दोनों ऑप्शन हमारे सही। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? टोटल करो। 1,00,000, 2,43, 2,48, 2,58, 2,55 आ रहा है? बच्चा बोल रहा है ये केवल बोनस पे लगेगा। देखो, एरियर ऑफ सैलरी के लिए मैंने साफ साफ एक वर्ड बोला है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1), तो वहाँ पर हम देख लेंगे। एरियर ऑफ सैलरी भी तो प्रॉब्लम हटा ही दो, तो हम मान ले रहे हैं रिसीट बेसिस, लिख दिया है मैंने। और यहाँ पर रिसीट एडवांस सैलरी हमेशा रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होता है, ये मैंने तुम लोग को बता दिया है, सैलरी का पार्ट होता है। बेसिक ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बोनस के साथ प्रॉब्लम आई थी वो मैंने बता दिया। इसके अलावा कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर तुम्हें ये प्रॉब्लम आएगी? कहीं नहीं आएगी। अब बात समझ में आ गई? बोलो ना। तो हम इस चैप्टर को आज टाटा और बाय बाय बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा। थैंक यू बच्चों।